तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नई वीडियो में। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं हमारा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 के लास्ट पार्ट में, यानी कि हमारा पार्ट नंबर आई थिंक 3 है, जो भी है उसमें होने वाला है। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देने वाले हैं। क्या इस वीडियो में चैप्टर फिनिश हो जाएगा? जी हाँ। क्या इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आएगी? जी नहीं। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा MITs आएगा। MITs अगर आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं बता दूं, वो होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कौन सी टॉपिक से आएगा, अगर आता है तो आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है कि जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके, तो वो सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से पूरे इंटरनेट में जहाँ जहाँ है उन सारी चीज़ों को समराइज़ करके उसको मैंने बनाया है। तो इस वो वीडियो इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद है, यानी कि इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो वही होने वाला है। तो उस वीडियो को देखना नहीं भूलना है। उसके लिए आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लेना है। कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट इसी वीडियो में कर दो, और लाइक करना नहीं भूलना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो और बता दो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस क्लास 11th क्लास 12th दोनों करवाऊँगा, और क्लास 12th के बाद आपका CUET की तैयारी मैं ही करवाऊँगा। अब वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। हमने डिस्कस कर लिया था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, हमने बात कर ली थी हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की, फिर हमने देखा था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, देन हमने बात करी थी हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि अगर हम मैनेजमेंट हमारा आर्ट क्यों है, मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला जाता है, मैनेजमेंट हमारा क्या प्रोफेशन है या नहीं है, या फिर अगर बनने की राह पर है, यानी कि बन रहा है धीरे धीरे फुल फ्लेजेड, तो वो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, अगेन रिपीटिंग एग्जाम्पल के साथ हमने कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, जो कि हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेगा उसका जो लास्ट तक वीडियो को देखेगा। तो इस चैप्टर से अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो वो आएगा हमारा 3 to 4 मार्क्स का। तो आपको कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। देर आर टिपिकली 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर एक ऑर्ग है, मैं ऑर्गेनाइजेशन लंबा बोलने की जगह ऑर्ग बोलूँगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क क्यों करना है। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होती है एक ऑर्ग में। उसमें क्या होता है हमारा फॉर्मिंग अ हायरार्की, यानी कि उसमें हायरार्की होती है, एक सबसे ऊपर होगा फिर नीचे ऐसे। तो सबसे ऊपर जो होते हैं वो होते हैं हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कौन कौन होता है वहाँ पे, होते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो हमारा ऑर्ग से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं वो बनाते हैं। हमारा CEO आते हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट होते हैं कंपनी के, वो आते हैं। फिर वाइस प्रेसिडेंट ETC, यानी कि हमारे जैसे CMO, CFO, COO शायद भी कुछ होता है, आई डोंट नो, सॉरी कुछ गलत बोल दिया, माफ़ कर देना, चढ़ मत जाना। तो ये सब हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं, यानी कि जो डिसीज़न बनाते हैं कंपनी के लिए, कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये सब टॉप लेवल वाले बताएंगे। इनके फंक्शन क्या होता है, फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, यानी कि हमारे ऑर्ग की क्या गोल्स होंगे, क्या स्ट्रेटजीज होगी, वो टॉप लेवल वाले बताएंगे। मेकिंग मेजर पॉलिसी डिसीजन, यानी कि हमारी ऑर्ग की पॉलिसी क्या होगी, ये हमारे यही लोग बताने वाले हैं जो हमारे टॉप लेवल वाले हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल डिसीजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्ग कैसे काम कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, उसके क्या डिसीजंस हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे टॉप लेवल वाले ही करते हैं। इंटरेक्टिंग विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट हो गई, हमारी मीडिया आ गई, तो यहाँ पे गवर्नमेंट मीडिया आती है तो लेबर से वो क्वेश्चन नहीं करती भैया आप आने वाले 5 सालों में क्या देखते हैं अपनी कंपनी को, वो आने वाले 5 सालों में अपनी सैलरी बढ़ते हुए देखता है, कंपनी का पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, CEO से पूछा जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछा जाएगा भैया आप कंपनी को कहाँ ले जा रहे, किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है हमारा अपॉइंटिंग टॉप लेवल मैनेजर्स, यानी कि जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो सारी चीज़ों को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद सेकंड हमारा आता है हायरार्की में नंबर फर्स्ट टॉप पे वो है, सेकंड हमारे टॉप मिडिल लेवल मैनेजमेंट आते हैं। ये सेकंड लेवल मैनेजमेंट नहीं है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। इसमें क्या आता है हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स, यानी कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं हमारे ऑर्ग में, उनके जो हेड्स हैं वो सब आते हैं। कैसे, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एक्सेट्रा, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स, डिविजनल मैनेजर्स, ये सारे लोग हमारे आते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो कि प्लान और पॉलिसीज़ टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट ने जो भी स्ट्रेटजीज पॉलिसी जो हमने उनके फंक्शन में देखी, तो वो जो बनाते हैं वो इनको निभाते हैं। मतलब कि सीधा सीधा समझिए, उनका काम बस बना के दे देना है
मिडिल लेवल वालों को। अब मिडिल लेवल वाले उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो काम है उसमें कोऑर्डिनेशन लाना। असाइनिंग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू लोअर लेवल मैनेजर्स, यानी कि जो लोअर लेवल वाले उनको यहाँ पे क्या काम करना है वो सारा कौन बताएगा? हमारे मिडिल लेवल वाले। लोअर लेवल मैनेजर्स को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना कि भैया आप अच्छा काम करो तो आप हमारी जगह पे आ सकते हो, हम टॉप पे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। रिपोर्टिंग टू टॉप मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे सबसे ऊपर वाले टॉप लेवल वाले बाबू साहब हैं तो उनको जो रिपोर्टिंग है कि यानी कि जो हमारे लेबर्स हैं मिडिल लोअर लेवल वाले हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, तो वो मिडिल लेवल वाले ही उनको खबर ही होते हैं एक तरह से टॉप लेवल वाले के। उसके बाद हमारा लोवेस्ट पे आते हैं जो हमारा लोअर लेवल होते हैं, सुपरवाइजरी लेवल होते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मल्टीपल नाम से आप जो भी कहना चाहो। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं, इसमें हमारे लेबर्स नहीं होते भैया जो हमारा काम करते हैं, इसमें भी हमारे मैनेजमेंट का है, हमारा वर्कफोर्स का कोई हायरार्की नहीं है, हमारा मैनेजमेंट का हायरार्की। तो हमारे यहाँ पे केवल मैनेजर्स की बात होगी। अब मैनेजर्स वहाँ पे जूता सिलने नहीं बैठ जाएंगे, वो केवल देखेंगे जूते की क्वालिटी क्या है। तो वो सारी चीज़ें कि सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर्स, क्लर्क्स, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो हमारे ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ यानी कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनके काम को देखना, ओवरसीइंग करना। असाइनिंग स्पेसिफिक टास्क टू वर्कर्स, यानी कि कौन क्या काम करेगा वो यही बताते हैं। एंश्योरिंग इक्वालिटी एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज, यानी कि एंश्योरिंग क्वालिटी, यानी क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए और वेस्टेज कम होना चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन करना और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना भी इन्हीं काम होता है। उसके साथ साथ डीलिंग विद डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स, यानी जो वर्कर्स की जो डेली रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी यही लोग डील करते हैं। उसके बाद एग्जाम टिप अगर आप चाहो तो ड्रॉ अ सिंपल पिरामिड डायग्राम शोइंग द 3 लेवल्स, एक्सप्लेन द रोल्स एंड द फंक्शंस ईच लेवल। अगर आपके एग्जाम में आता है, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो आपको ऐसे एक डायग्राम बनाना है, ठीक, ये ऐसे, यहाँ पे आपको टॉप लिखना है, यहाँ पे आपको मिडिल लिखना है, यहाँ पे आपको लोअर लेवल लिख देना है और यहाँ पे ब्रैकेट में आप एक दो एग्जांपल लिख दें। जैसे यहाँ पे CEO वगैरह टॉप पे आ गए, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट हेड्स, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब आ गया। यहाँ पे फोरमैन आ गए, उसके बाद ऑपरेशन मैनेजर्स, ये सारी चीज़ें एक दो एग्जाम्पल लिख लेना। उसके बाद आपको क्या फंक्शंस है उसको नीचे आप आंसर के लिख दो। जो सबसे आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, ऐसे बना के लिखो तो कोई भी एक नंबर भी नहीं काट पाएगा। आधा काट सकते हैं, वो बात अलग है, आपकी राइटिंग ख़राब हुई या कुछ कीवर्ड मिसिंग हुआ तो एक नंबर भी नहीं कटेगा, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो आपके आने वाले, यानी कि अभी 2 चैप्टर छोड़ के, सेकेंड थर्ड चैप्टर छोड़ के जो 4th चैप्टर से आने वाले जो 5 चैप्टर्स रहेंगे वो हमारे यहीं पे रहने वाले। तो एक ब्रीफ आपको आने वाले नेक्स्ट 5 चैप्टर्स का मिल जाएगा। तो क्या है? दीज आर बेसिक एक्टिविटीज़ डैट ऑल मैनेजर्स परफॉर्म रिगार्डलेस ऑफ देयर लेवल और द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर ऑफन रिफर्ड टू एज मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि हमारे मैनेजमेंट के प्रोसेस के हिस्से होते हैं। जो हमारे हम मुट्ठी बनाते हैं, मैनेजमेंट की मुट्ठी आपको भूलनी नहीं है, मुट्ठी लगा देनी है मैनेजमेंट की। तो ये क्या है? हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगेन रिपीट होगा, फिर प्लानिंग पे आएगा, फिर डायरेक्ट ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर रिपीट होगा। ऐसे हमारी साइकिल चलती जाती है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? हमारे ऑर्ग के जो गोल्स हैं उसको सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, उसको डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद हम स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करते हैं कि हम उन गोल्स को अचीव कर सकें। हम डिसाइड करते हैं क्या कि जो हमारे टास्क और रिसोर्सेज हैं क्या क्या लगेंगे, टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, वो सारी चीज़ें। इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट नीड टू बी डन, हाउ टू बी डन, व्हेन टू बी डन एंड बाय होम। यानी कि हम चीज़ों को पहले से समझ के चलते, पहले से सोच के चलते हैं कि हमें क्या करना है, व्हाट नीड्स टू बी डन, हमें कैसे करना है, हाउ इट विल बी डन, हमें कब करना है, व्हेन इट विल बी डन, एंड कौन करेगा। ये चारों चीज़ें हम डिफाइन करते हैं किसमें? प्लानिंग में। उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आ जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं और ग्रुप करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़। यानी कि अगर हमने प्लानिंग में बताया कि हमें इतना खर्चा मार्केटिंग में करना है, इतना एडवर्टाइज़ करना है, फाइनेंस में इतना लोन लेना है, ऐसे करना है, तो इसमें क्या होगा? जो डिफरेंट हमारी एक्टिविटीज़ है उसको ऐसे, अभी तक हमने इन चीज़ों को, ये एक काम है, ये टास्क, प्लानिंग में हमने ये सोच लिया हमें ये सारी चीज़ें करनी है। अब क्या होगा?
ऑर्गेनाइजिंग में हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने गए। अब मान लीजिए ये ए स्टाफ का है, तो यहाँ पे जो जो काम होंगे वो सब यहाँ आ जाएंगे, फिर बी वाले जो रहेंगे वो सब यहाँ आ जाएंगे, सी वाले यहाँ पे आ जाएंगे, डी वाले यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ड्यूटीज़ जिसका जो काम रहेगा उसको दे देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रहेगी वो दे देंगे। इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, यानी कि अथॉरिटी के जो रिलेशनशिप्स है उसको हम इस्टेब्लिश करेंगे, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका मैनेजर होगा, ये सारी चीज़ें। क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट इन्वॉल्व्स अरेंजिंग रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज अरेंज करने जैसे कि हमारे ह्यूमन, फाइनेंशियल और फिजिकल इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। फिर हमारा स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, लोगों को लाते हैं। स्टाफिंग हमारा पीपल से रिलेटेड है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, प्लेस करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी कि स्टाफिंग प्रोसेस में भी 5 चीज़ें आ जाती हैं हमारी। पहला, मैनेजमेंट के 5 पार्ट, 5 में से जो तीसरा वाला है उसके अंदर भी 5 पार्ट आ जाते हैं। तो उसमें क्या क्या है हमारा, पहले हम रिक्रूट करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर उनको जॉब दे देंगे, फिर उनका ट्रेनिंग करवाएंगे, फिर उनका डेवलपमेंट कर देंगे। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट काम एक ही होता है, बस एक माइनर डिफरेंस होता है। क्या होता है उसको हम जब पढ़ेंगे तब जान लेंगे। इट इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट द राइट पीपल आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। स्टाफिंग की डेफिनेशन में अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी तो आपके एग्जाम में 0 मार्क्स मिल जाने वाले। कैसे? ये लाइन हमारी यूनिवर्सल लाइन है, यानी कि ये लाइन लिख दो, आंसर आपका सही रहेगा। मतलब ये नहीं कि 3 मार्क्स आंसर, एक लाइन लिख दोगे तो मिल जाएगा 3 नंबर। ये लाइन लिखना ज़रूरी है। स्टाफिंग क्या होता है? ensuring that right people are in the right job at the right time, यानी कि right people, अरे हो जा, right people right job at the right time, सही लोग सही समय पे सही काम में लगे होने चाहिए। ये हमारा स्टाफिंग होता है। फिर हम बात करते हैं हमारे डायरेक्टिंग का। तो डायरेक्टिंग हमारा क्या कहता है कि लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी कि हम लोगों को लीड करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। किस चीज़ के लिए? कि वो उनका जो टास्क है वो उसको अच्छे से और ईमानदारी से उसको कंप्लीट करें, जिससे क्या हुआ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो हमारा अचीव हो जाएगा। इसमें क्या क्या आता है? इसमें कम्युनिकेशन आता है, इसमें लीडरशिप आती है, इसमें मोटिवेशन आता है, इसमें सुपरविज़न, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आप कहेंगे ये जो सर जी ये तो आप पढ़ाए चले जा रहे हैं, समझा रहे नहीं हैं। तो बबुआ बता दें कि ये पूरा एक चैप्टर है, और ये चैप्टर जब आपका आएगा तो आपका दिमाग खुलेगा इन सारी चीज़ों को कैसे क्या करते हैं। अभी मैं एक ब्रीफ दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा तो ये पूरा जो चैप्टर है जिसमें 4-5 वीडियोज़ आएंगे, यानी कि 1-1.5 घंटे का जो पूरा चैप्टर लगेगा, तो वो मेरा वेस्ट हो जाएगा। 5th वन इज़ हमारा कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम सारी चीज़ें कर चुके हैं, अब हम देखेंगे हमारा मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो कैसे काम कर रहा है। मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, यानी कि और का जो कैसा काम कर रहा है उसको मॉनिटर करेंगे। कंपेयरिंग इट विद प्लान्ड गोल्स, यानी कि हमने प्रोसेस कैसे काम कर रहा है और क्या गोल था हमारा, उसको एक तरीके से हम कंपेयर करेंगे, और जो भी ऊपर नीचे होगा उसका करेक्टिव एक्शंस लेंगे, जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकें जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सही तरीके से जैसे हमने प्लान बनाया था वैसे हमारा काम करें। एग्ज़ाम टिप ले लो, एक्सप्लेन ईच फंक्शन ब्रीफली एंड क्लियरली, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर अभी आप 5 चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पता रहेगा। तो एग्ज़ाम में 5 नंबर पूछा, पता चला 5 पेज यही लिख डाले और पूरा क्वेश्चन पेपर छोड़ के चले, या मिला कितना 5 नंबर, लिखे कितना 5 पेज, ऐसे नहीं होता बबुआ। तो इसमें क्या है हमारा एग्ज़ाम टिप में ब्रीफली जितना मैंने यहाँ पे लिखा है इतना सफिशिएंट है। 5 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो ये 5 पॉइंट लिख दो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद क्या है हमारा, यूज़ एक्रोनियम POS, इसको छोड़ दो बबुआ अभी इनके लिए, एज अ मेमोरी एड। एग्ज़ाम टिप अभी आप इतना जानो कि चीज़ों को ब्रीफली और क्लियरली लिख लो। उसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन। ईजी है, अगर देखो कोऑर्डिनेशन ऐसे टॉपिक है जिसको अगर आप हुआ समझोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बट एट द एंड ये बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है, और ये आपके एग्ज़ाम में अच्छा खासा वेटेज भी लगता है, और बहुत बार पूछा गया, मतलब यहाँ तक कि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तब भी ये पूछा गया था, ये जान लीजिए। तो कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन सिंपल आएगा, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अब आपको क्या करना है, जितना ये लिखा है इसको केवल छाप देना है, बहुत नहीं है, केवल ये बहुत जाएगा तो आपका 1 पेज या आधा पेज मैक्स टू मैक्स। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन यानी कि एक भाव रखना, कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, ग्रुप, इंडिविजुअल टू एंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन
एंड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। यानी कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, जो फर्स्ट वीडियो में हमने एग्जांपल लिया था कि फर्स्ट पार्ट में, कि हमारा गोल है कि हमें 1 करोड़ की सेल करनी, प्रॉफिट कमाना है, सॉरी सेल नहीं, प्रॉफिट कमाना है 1 करोड़ का। तो मार्केटिंग वाला जो एक्टिविटी कर रहा है, मार्केटिंग रिलेटेड जो एक्टिविटी है, उसका गोल क्या होना चाहिए, वो मार्केटिंग ऐसे करे कि हमारा 1 करोड़ प्रॉफिट हो। हमारा जो फाइनेंस वाले जो बबुआ लोग हैं, जो लोन लेन देन कर रहे हैं, तो उनका ध्यान क्या होना चाहिए कि हमारा ऐसा हम करें, फाइनेंस हमारे पास इतना होना चाहिए सफिशिएंट कि हमारा 1 करोड़ का प्रॉफिट हो सके। हमारी जो मार्केटिंग टीम है या मार्केटिंग हो गया, हमारा जो ऑपरेटिव टीम है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्शन वाली टीम है, उसका गोल ऐसा होना चाहिए कि इतना सफिशिएंट हो कि हमारा 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए। यानी कि एक्टिविटीज़ अलग अलग हैं और उनका जो अल्टीमेट गोल है वो एक होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन सिखाता है। इट इज़ द फोर्स डैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ये जो मुट्ठी बनती है, ये कैसे बनती है, कोऑर्डिनेशन से बनती है। अब कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है, तो ये जानिए। सबसे पहला है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, यानी कि हम मैनेजमेंट हमारा ग्रुप एक्टिविटी होती है, तो उसी तरीके से जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या करता है, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि साथ लाता है। इट इंश्योर्स दैट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड द डिपार्टमेंट्स आर सिंक्रोनाइज्ड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉमन गोल। सब नेक्स्ट इज इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड इंश्योर दैट द ऑल एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। यानी कि पता चला 2 बंदों को हम मार्केटिंग में उठा दिए और दोनों लोग फेसबुक पे ही ऐड चलाए चले जा रहे हैं। एक को कहा फेसबुक पे, एक को इंस्टा पे चलाने को कहा, तो लेकिन दोनों ही फेसबुक पे चला रहे हैं, तो क्या वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया। यहाँ पे वो नहीं हो पाता है कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे कि हमने जाना हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस की साइकिल होती है, उसी तरीके से हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। Coordination is not a one-time activity, but a continuous and dynamic process that requires at all levels and all function of management। यानी कि हर एक लेवल, जो हमारे 3 लेवल थे उसमें आएगा और सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ ये हमारा परवेसिव फंक्शन होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नीडेड इन ऑल डिपार्टमेंट्स एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर जगह हर जगह ज़रूरी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल मैनेजर्स, सारे मैनेजर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वाइल टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ विद इन देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स, यानी कि जिसका जितनी पावर है उतने में वो कोऑर्डिनेशन को बनाए रखें। डेलिब्रेट फंक्शन कोऑर्डिनेशन डज नॉट हैपन ऑटोमेटिकली, इट रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट एंड डेलिब्रेट एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स। यानी कि कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होता, कोऑर्डिनेशन तब होता है जब मैनेजमेंट, जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, वो थोड़ा सा एफर्ट दिखाते हैं। एग्जाम टिप, एम्फोसिस दैट कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन बट रादर अ अंडरलाइन फोर्स दैट इंटीग्रेट्स ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस। यूज एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल सिनेरियोस। यानी कि इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है और ये बताना है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो कुछ अलग सा फंक्शन नहीं है, ये हमारा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को एक साथ एकजुट करके रखता है। उसके साथ साथ थोड़ा एग्जांपल अगर आप दे पाओ तो एग्जांपल यूज़ कर लेना। इसी तरीके से हमारा चैप्टर खत्म होता है, बट जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसको हम 4 से 5 मिनट का वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, यहाँ तक देख ही लियो तो सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट भी कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। जय हिंद।